तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। और हाँ, ये हमारा एक रिसर्च इनिशिएटिव है यूपीएससी के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का। और डेली हम 5 एमसीक्यूज इसमें यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम जिसमें, ठीक है, सीएपीएफ, सीडीएस, ठीक है, एनडीए वगैरह, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए उनके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट वर द मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन अर्ली 1990s। ये सीएपीएफ 2024 में पूछा गया सवाल है कि अभी जो एनईपी 2020 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 में आई, उसके तहत कौन कौन से रिफॉर्म्स इनिशिएटिव जो है लिए गए थे। क्या ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, है ना, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन उसमें था मेन रिफॉर्म, या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ के हमें लगता है कि यार सारे ऑप्शन तो सही है, सारे ऑप्शन सही की ओर जा रहे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ कोर्स गोल हुआ होगा, ऑफ कोर्स आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट तो हुआ ही है, या फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ होगा। ऊपर से रफली पढ़ के ऐसा ही लगता है। और अगर यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 लगा रखा होता तो आदमी उसे लगाता, है ना, मैं भी खुद लगाता। लेकिन नीचे ऑप्शन जब आप देखते हैं तो यूपीएससी खुद आपको हिंट दे रहा है कि भाई इसमें से दो को, मिनिमम दो को बाहर निकाल, मिनिमम दो को बाहर निकाल। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ऊपर देखते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स प्राइवेटाइजेशन। तो 1990s के जो रिफॉर्म थे उनका नाम ही था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये दोनों तो थे ही थे उसके ऊपर। देखो, मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन, तो ये दोनों तो थे ही थे ना उसके पार्ट, है ना। दूसरी बात, पॉवर्टी एलिविएशन उसका क्या गोल था? नहीं, पॉवर्टी एलिविएशन इनफैक्ट जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन गोल पॉवर्टी एलिविएशन रहता है, स्टेट की इंटरफेरेंस, ताकि पॉवर्टी एलिविएट हो सके। ऑफ कोर्स जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने प्रेज किया है कि इंडिया ने पॉवर्टी एलिवेशन स्पेशली 2005 के 2019 तक पॉवर्टी एलिवेशन बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। लेकिन ये इस पॉलिसी का मेन गोल नहीं था। मेन गोल क्या था? एलपीजी रिफॉर्म, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो एक कॉन्सिक्वेंस है। मेन गोल क्या था? ठीक है, मेन जो पार्ट क्या थे, मेन रिफॉर्म्स अंडरटेकन, वो ये थे, ये दो। समझ रहे हो? और ऑप्शन भी तो आपको बता रहे हैं यार, ज़्यादा भिड़ना नहीं होता है, क्वेश्चन को अप्रोच ऑप्शन के थ्रू करो। ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि मिनिमम दो गलत है, तो उनमें गलत होने की पॉसिबिलिटी इन दो की ज़्यादा है। ठीक ये भी है, लेकिन क्योंकि हमें गलत किसी को करार देना है ऑप्शन के हिसाब से, तो इन दोनों को देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट्स दैट फॉर द पीरियड ऑफ 2022 से 2025, जो कि अभी खत्म होने वाला है, टॉप 3 सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन पोटेंशियल आर रोल रेड रोड, रेल एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखो इसमें पता होना चाहिए शेयर किसका कितना है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि आपको पिछले 2-3 साल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, करंट हैपनिंग्स हैं, उन 2-3 साल की करंट हैपनिंग से खुद को रूबरू करवाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी बहुत, ये देखो 2021 में आया था ये आपका एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और अब 2024 में इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ रहे हो? एंड अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन द इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड फॉर एसेट मोनेटाइजेशन इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे 2023 में सवाल आया हुआ है। 2023 में एमसीक्यू बना हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप का एक उसमें क्वेश्चन था। जब हम उसमें पहुंचेंगे तो वहां हम एनालाइज करेंगे। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो एक ही चीज पे बार बार ये बिल्ड करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक्चुअल में देखो इसमें जो टॉप 3 जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं मोनेटाइजेशन के लिए रिकॉग्नाइज किए हुए, वो है रोड, रेल, यहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ आपका ऑयल एंड गैस पाइपलाइन नहीं है दोस्तों। इसमें जो टॉप 3rd आपका आता है वो है पावर, पावर सेक्टर। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर सेक्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, जिनको नहीं पता है एनएमपी क्या है, अभी हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। आप मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताएंगे कि देयर वाज ए स्कीम, उदय स्कीम, ये एक स्कीम हुआ करती थी। ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो पीएम कुसुम है, उस पीएम कुसुम स्कीम को, ठीक है, इसकी जो जो इम्प्लीमेंटेशन, जो जो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बेसिकली आ रहा है।
आपको मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है, पीएम कुसुम और उदय स्कीम, राइट। अब यहाँ पे आते हैं इम्पोर्टेंट बात कि भैया हुआ क्या एक्चुअल में। कोविड के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि हम एक एक्चुअल में एक बड़ी पाइपलाइन क्रिएट करने जा रहे हैं, है ना? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पाइपलाइन, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और हम 43 लाख करोड़ रुपया इसमें एनआईपी, एनएमपी नहीं, दोनों चीज़ें अलग है। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन अलग है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक बड़ी टर्म है। एनएमपी इसका एक छोटा हिस्सा है। एनआईपी होना था लगभग 43 लाख करोड़ का, और एनएमपी अब ये 43 लाख, भाई इतना 43 लाख करोड़ रुपया सरकार कहाँ से लाए? तो इसके लिए एक प्रपोजल ये था कि हमारे पास जो अभी ब्राउन फील्ड, ये रंग कौन सा है? ब्राउन। ये बात ध्यान में रखनी है, अगले साल अगर सीएससी में आ गया यही क्वेश्चन सीएपीएफ से उठ के। ब्राउन फील्ड जो हमारे एसेट है, ब्राउन फील्ड एसेट क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड जो एसेट होते हैं वो होते हैं न्यू एसेट, जो नए क्रिएट करने हैं। ब्राउन फील्ड जो आपका बीएफ एसेट है, बीएफ हो गया पुराना, ठीक है, ये हुए आपके ओल्ड एसेट्स, समझ रहे हो? जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड हो गया, इनको डिसइन्वेस्ट करके, ठीक है, इनको सॉरी इनका मोनिटाइजेशन करके, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, इनका मोनिटाइजेशन किया जा रहा है। वो कैसे? एक सर्टेन पीरियड के लिए, मान लो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए अडानी को दे देंगे कि अडानी ये वाला ग्रिड चला भाई, ठीक है, 15 साल चला, अपना पैसा इनकर, जो तेरा पैसा लगा हुआ है उसको तो इससे रिकवर कर, प्रॉफिट रिकवर कर, 15 साल बाद मुझे वापस कर देना। दैट मीन्स दैट मीन्स कि इसमें ओनरशिप की कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है, ओनरशिप सरकारी ही है, बस राइट उसको चलाने के दिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के पास। और ये सारे एसेट डी रिस्क एसेट है, ये परमानेंट एसेट, ऐसे ये रिस्की एसेट नहीं है, ये डी रिस्क एसेट्स है, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है आराम से इसमें आए, अपने स्टेबल रेवेन्यू निकाले इससे, समझ रहे हो? एंड इट इंक्लूड्स द सेक्शन फॉर डी रिस्क एंड ब्राउन फील्ड एसेट्स। यहीं से स्टेटमेंट वो बनाएगा कि ग्रीन फील्ड है या फिर रिस्क है, डी रिस्क है एंड ब्राउन फील्ड एसेट है, ताकि स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन प्रोफाइल एक ऑफर की जा सके। 6 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से रेज करने की बात की गई थी। क्लियर? बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट दे देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है, मेरे सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट ये ज़रूरी है समझ गए? तो भाई लोग, अगर आप लोगों को ये मेरा, ठीक है, ये वीडियोज़ मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है civilspot.in, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये जो आप अभी वीडियोज़ देख रहे हैं, ये इस बड़े कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ही हिस्सा है ना? अगर आप पूरे अपने यूपीएससी के सिलेबस को पीवाईक्यूज के थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस कोर्स को जरूर, भाई ये 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका लाइफ का एकदम बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रूव हो सकता है। मेरे बारे में जानना है तो civilspot.in पे जाके लॉगिन कीजिए, वहाँ पूरी डिटेल है मेरी अपनी यूपीएससी जर्नी की। मैं खुद 3 बार प्री क्वालिफाई किया हूँ भाई, 110 प्लस मार्क्स से, और हर बार मुझे पीवाईक्यू की इस तरीके की रिसर्च, वो भी टॉपिक वाइज। इसकी अच्छी बात है, रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल्स है, ना सिर्फ आपको पीवाईक्यू इसमें मिलते हैं, बल्कि इस तरीके की रिसर्च की हुई उसमें आपको मिलती है, ऐसे मॉड्यूल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी पीवाईक्यू पे रिसर्च की हुई आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज आपको, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हुई मिलेगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने करना होगा वो कर लेंगे यार, है ना, जिन्हें करना होता है वो कर लेते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं, 10 मिनट होने ही वाले हैं। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन के टाइप्स को ऑलरेडी बता रखा हुआ है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? ये रिटेल कोर एक्चुअल में जो सीपीआई कोर होता है, सीपीआई कोर होता है ना, कंज्यूमर साइड का सीपीआई कोर, उसको कहते हैं। अब कोर इन्फ्लेशन आप किसे कहेंगे? कोर इन्फ्लेशन हम उस इन्फ्लेशन को कहेंगे जिसमें से वॉलेटाइल कंपोनेंट हटा दिया गया हो, समझ गए? कोर क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल आपके एटम में क्या होते हैं? वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होता है, आपकी आत्मा हमेशा स्टेबल होती है, समझ रहे हो? भीतर जो गहरी चीज़ है, गहरी चीज़ हमेशा स्टेबल रहेगी। तो बस हमने सीपीआई कोर में गहरी चीज़ें रखनी है, जो ज़्यादा स्टेबल है, जो अनस्टेबल है उसे हटा देना है। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? फूड एंड बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट। इसे हटा दिया जाता है, ये नहीं होते हैं सीपीआई कोर इन्फ्लेशन में, ये कैलकुलेट नहीं होते हैं, ये होती है, बाकी चीज़ें सब होगी। बस ये फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि इसके प्राइसेस ऊपर नीचे बहुत होते रहते हैं, जैसे दाल के प्राइस आपने देख लिए। फिर फ्यूल एंड लाइट, इसके भी प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, मेनली इसलिए क्योंकि हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसमें बहुत सारा करते हैं। इंपोर्टेड मतलब बाहर से हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, तो मान लो अगर सऊदी अरब में महंगा हो गया, तो वो इंडिया में भी होगा, दैट इज कॉल्ड
इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हम बाहर से इन्फ्लेशन इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 एंड 4 इसका आंसर होगा, है ना? बाकी सीपीआई के बारे में पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी वीडियो रिलीजियसली फॉलो किया कीजिए, ऐसे नहीं आना है बीच में रैंडम कहीं आ गए। बाकी ये वेबसाइट आपको विजिट करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये विजिट करनी चाहिए, कोर्सेज एनरोल एक बार करके तो देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लगाइए जरा, एक बार पढ़िए कि डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, इंटरेस्ट रिसीट, स्मॉल सेविंग्स एंड नेट मार्केट बोरोइंग। भाई समझ रहे हो, 2023 का सीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, स्मॉल सेविंग पे पूरा क्वेश्चन उन्होंने बना रखा है। मैं बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, यूपीएससी के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है क्वेश्चन पूछने का। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये भाई 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। ये आपको भटका रहे हैं यूट्यूब वाले, ये कर लो वो कर लो, कसम से ये मार्केटिंग है भाई, बाकी और कुछ नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान से कर लो, अपने फंडामेंटल अच्छे से कर लो, तो सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। आप एटलीस्ट कट ऑफ के बहुत करीब आकर के जाएँगे, अगर जाएँगे भी, है ना? सैटिस्फैक्शन होगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि 40 नंबर से फेल हो गए या -40 आ गए, समझ रहे हो? कुछ चीज़ें अच्छे से पकड़ लो। ठीक है? तो इनमें से कैपिटल रिसीट क्या-क्या हुआ? मैंने ऑलरेडी सभी को बता के रखा हुआ है, ये मैं पता नहीं 50वीं बार शायद मैं बता रहा हूँ। कैपिटल रिसीट क्या होती है या कैपिटल पार्ट क्या होता है किसी भी एक्सपेंडिचर या रिसीट का? जो आपके नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा का हो, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, है ना? लॉन्ग टर्म का जिसे हम कहते हैं, नंबर 1, है ना? नंबर 2, जो रेकरिंग ना हो, एक बार में कर दिया। नंबर 2, कुछ फीचर होते हैं इनके, ठीक है? नंबर 3, जो आपके लायबिलिटी या फिर एसेट को इफ़ेक्ट करते हो, है ना? मान लो आपने लोन दिया, दैट मीन्स वो आपका एसेट हुआ ना, आपने लोन दिया हुआ है लोगों को, वो आपका एसेट है। आप कभी भी 100 रुपया वापस ले सकते हो, वो आपका एसेट है। अगर आपने लोन लिया, तो वो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है। वो आपकी लायबिलिटी, अगर आपने 100 रुपया लोन लिया, आपकी लायबिलिटी आपको वो वापस करना है। दैट मीन्स समझ रहे हो? जिससे भी आपकी एसेट या लायबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। अब देखो, डिसइन्वेस्टमेंट किया, इससे आपके एसेट डिक्रीज़ हुए ना, डिसइन्वेस्टमेंट किया, मान लो आपके शेयर 100% से कम होकर के 50% हो गए। आपके जो एसेट है वो डिक्रीज़ हुए, दैट मीन्स ये कैपिटल पार्ट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीट क्या कैपिटल पार्ट में आएगा? नहीं भाई, इससे ना आपके इससे ना आपके एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। इंटरेस्ट तो रिकरिंग हुआ। समझ रहे हो? एसेट तो आपका उतना ही हुआ। मान लो आपने 100 रुपया अगर दे के रखा हुआ है किसी को लोन में, तो आपका वो 100 रुपया अभी भी खड़ा है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो है आपका एसेट, प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो उससे इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो ये नहीं आएगा, इसे हटा दो, 2 हटा दो, एलिमिनेशन करो, 1 एंड 3 तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है फिर। स्मॉल सेविंग एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी, क्योंकि इसमें स्मॉल सेविंग में लोग अपना पैसा डालते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो 50 साल बाद वापस करना है, 30 साल बाद, 40 साल बाद, समझ रहे हो? द नेट मार्केट बोरोइंग, मैंने बताया ना, बोरोइंग अगर आप करेंगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो 1, 3 एंड 4 हुआ, सिंपल सी बातें हैं, है ना? और ये क्वेश्चन हमने देखो पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। ये आपके लिए है, आप अभी देखिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा देखिए और लगाइए नीचे आंसर कि इसमें से आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एनरोल कर लो गाइस, मैं सच में बता रहा हूँ आपको, एनरोल कर लो, आप पछताएंगे नहीं अपने डिसीजन पे इस कोर्स में। और साइंस एंड टेक अगर आपका वीक है भाई, इसमें एनरोल करके देखो एक बार, बहुत ही स्मूथ सिंपल लैंग्वेज में आपको, इससे बढ़िया साइंस एंड टेक मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिलेगा इतनी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मैं खुद सिंपल चीज़ों को, ठीक है, सिंपल वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पसंद करता हूँ और एक्सप्लेन करना भी। तो यू कैन जॉइन दिस कोर्स एज वेल एंड यू शुड गिव योर फीडबैक कि कैसा आपका ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट से सेक्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं, ज्वाइन कर लेना।